तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की चौथी टेस्ट सीरीज जो शुद्ध रूप से भूगोल से संबंधित थी। इसका दोस्तों हम लोगों ने पार्ट ए सॉल्व कर लिया था। बाकी की जो आधा प्रश्न बचा था दोस्तों, मैंने कहा था इसे हम लोग पार्ट बी में करेंगे, तो इसे हम पार्ट बी में करने जा रहे हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि लास्ट में आपको कुछ करंट अफेयर्स और कुछ यूपी स्पेशल से, जो कि यूपी स्पेशल से जो है वो ज्योग्राफी से ही संबंधित है, तो उसी से रिलेटेड आपको ये सवाल मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारा आपको कंसेप्ट जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक से बढ़कर एक आपको कुछ ऐसे बड़े प्रश्न मिलेंगे, आप उसे भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज में कंसेप्ट छुपा हुआ है, फैक्ट छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो आप लास्ट तक देखेंगे, अब आपको झेलने की शक्ति होगी तो आप झेल लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं, बहुत बेहतरीन, एक भी प्रश्न को मिस न करिएगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 76। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है लेकिन बड़े ही सरल, बड़े ही फैक्ट बेस होते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे 10-20 प्रश्न, 2-4 प्रश्न दे दिए जाते हैं आपको डिप्रेस करने के लिए, आपका मनोबल गिराने के लिए। तो आप ऐसे भयभीत ना होइएगा, ये प्रश्न बड़े ही सरल होते हैं। 2-3 प्रश्न अभी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं, आपको भारतीय मानसून से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। तो अब पहले स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि अरब सागर की शाखा, जानते हैं दोस्तों हमारी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसी की बात कर रहे हैं, जो अरब सागर की शाखा से होकर आती है। तो अरब सागर की शाखा ओरोग्राफिक लिफ्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्वतीय उभार के कारण पश्चिमी घाटों पर वर्षा कराती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उन पर उभार है, वो मानसूनी हवाएं वहां टकराती हैं, तो उसी की वजह से होती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर की ओर जाती है, बिल्कुल, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर पश्चिम में भारत में वर्षा कराती है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाले में कह रहे हैं वापसी मानसून, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवसादों यानी साइक्लोनिक डिप्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोगों को डिप्रेशन क्यों आता है, जब दिमाग गर्म होता है, इसी तरह से दोस्तों जब ये हवाएं गर्म होती है, वायुदाब हवाएं गर्म होती हैं तो वायुदाब घटता है, तो ये चक्रवाती अवसाद बनते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, ये इसी से जुड़ा है। तो बिल्कुल सही है, तीन के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हुए, ऑप्शन डी। आपसे पूछा जा रहा है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, आपको कुछ स्टेटमेंट देकर कह रहे हैं बताइए सही क्या है। तो पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल, उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आप लोग जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही डाटा है। तीसरे वाले में कह रहे हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन का मतलब जो मौसम में एक मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ। तो तीन के तीनों सही हुए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बहुत अच्छा देख रहे हैं, देखने में बड़ा है लेकिन एक डाटा बेस्ड सवाल है ये। दोस्तों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन 78 जो कथन कारण से रिलेटेड है। आपको कथन दिया गया है, कारण दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखें, आपको जो कथन में कहा जा रहा है, कथन ए में प्रायद्वीपी पठार की नदियां, यानी इसका मतलब दोस्तों ये दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपी पठार की नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो दोस्तों ये उल्टा कर दिए, हिमालयी नदियां अधिक जो बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि इनको जो है दो तरह से पानी मिलता है, एक तो ग्लेशियर के माध्यम से, दूसरा वर्षा, इसीलिए दोस्तों समय समय पर ये बाढ़ ला देती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, ये तो बेचारी केवल वर्षा पर ही डिपेंड होती है ना, तो ये अधिक संवेदनशील नहीं होती हैं। अधिक संवेदनशील तो हिमालयी नदियां होती है, इसलिए गलत हो गया। कारण को अगर हम देखें तो कह रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों में हिमालयी नदियों की तुलना में बड़े बेसिन और उच्च ढाल है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो क्योंकि वहां पर पथरीला ज्यादा है, बड़े बड़े ढाल वहां पर पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों हिमालयी नदियों की तुलना में वहां पर बेसिन, बड़े बेसिन और उच्च ढाल है। तो ये वाला बात बिल्कुल सही है कारण वाले में। यहाँ तो आपका केवल आर सही हुआ, ए तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें,
ये 79 वाले में। तो यहाँ कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि कौन सा द्वीप निकोबार समूह से संबंधित है। आपको कुछ द्वीप दे दिए हैं, बताना है कौन सा द्वीप निकोबार से संबंधित है और हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो आप सोच रहे हो सर अंडमान निकोबार हमने सुना था, ये निकोबार क्या है बता रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोग जानते हैं अरब सागर में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में दो बड़े द्वीप है, जो नॉर्थ में है बड़ा सा है उसे अंडमान कहा जाता है, फिर बीच में 150 किलोमीटर का गैप है, फिर यहाँ दोस्तों एक निकोबार है जो कि छोटा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ ये निकोबार जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस बंगाराम को देखते ही आप तुरंत समझ गए होंगे, बंगाराम तो दोस्तों ये अरब सागर में है, ये लक्षद्वीप के पास है यहाँ। तो ये तो नहीं होगा, ये पहले आप हटा दीजिए क्योंकि दोस्तों ये तो यहाँ हो गया जाएगा, अरब सागर में है। 3 हटा दिए तो आपके सामने से सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे, आप आराम से कर लोगे। आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है बंगाराम। तो आप लोग समझ गए ये तो अरब सागर में है, ये निकोबार में है ही नहीं। तो आप समझ गए ये। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 और 4 हो गए, यानी ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यही दोस्तों ये निकोबार में है। और ये नॉर्थ सेंटिनेंटल कहां पर है दोस्तों, ये यहां पर है, ये जो अंडमान की हमने बात किया, ये निकोबार में नहीं है, ये अंडमान में है। तो आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छा है। आगे चलते हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये 80 वाले में बहुत अच्छा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट को आप पढ़ते जाइए, पढ़े हुए पहले वाले स्टेटमेंट को देखें। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गेहूं, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है सबसे ज्यादा, लेकिन उत्पादकता में दोस्तों ये पंजाब अधिक है। तो उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं के सबसे अधिक उपज होती है। जैसे दोस्तों आप 10 बीघा में 10 कुंटल गेहूं उगा रहे हैं और आपके पड़ोसी के पास 2 ही बीघा है, वो 5 कुंटल उगा रहा है, तो यानी उसकी उत्पादकता अधिक हुई ना। ऑल ओवर तो इसका ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन वैसे उत्पादकता पंजाब की अधिक है, तो ये भी सही है। तीसरा वाले में कह रहे हैं पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी आप नेट वगैरह पर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको ये सही दिखाए, लेकिन अगर दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछली बार का सरकार का, उसमें दोस्तों नंबर 1 पर दोस्तों उसमें दिया था यूपी। चावल उत्पादन में नंबर 1 पर यूपी दे दिया था, दूसरे नंबर पर तेलंगाना था और ये पश्चिम बंगाल को तीसरे नंबर पर रख दिया था, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल ही था। तो उस हिसाब से दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा, केवल 1 2 आपके सही हुए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 70। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81 को। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फैक्ट बेस है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, विचार करके बताना है कि सही क्या है। पहले वाले स्टेटमेंट को हम देखते हैं दोस्तों, तो आपको कह रहे हैं कि हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह दोस्तों, हवाई द्वीप कहाँ है सबसे पहले आपको ये जानना होगा। हवाई द्वीप दोस्तों ट्रंप वाले अमेरिका यूएसए में है। वहीं पर दोस्तों हवाई द्वीप में मौना लोआ, मौना लोआ एक शील्ड ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी है। तो याद रखेंगे विश्व के वर्ल्ड बिगेस्ट, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी और विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों किलाउआ नाम है उसका, किलाउआ ऐसे करके है ना। तो किलाउआ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, हालांकि सक्रिय ये भी है लेकिन इससे ज्यादा सक्रियता मामले में है। तो यहां पर ये बात बिल्कुल सही है, मौना लोआ एक शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी का मतलब ये होता है दोस्तों, यह चिपचिपा कम होता है, जब मलबा अंदर से निकलता है तो दूर तक फैलता है। तो शील्ड का मतलब ये होता है ढाल, जो पहले राजाओं के ढाल होते थे ऊपर आकर ढाल के आकार की बन जाती है। ढाल आप लोग देखे होंगे ना, बफर में जो बर्तन जिसमें खाना रखा जाता है उसका जो ढक्कन होता है उसी तरह से ये होता है। तो उस आकार में ये बन जाता है, यानी शील्ड की तरह, यानी ढाल की तरह ये बन जाता है, इसीलिए मौना लोआ एक शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कि माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस एक अभिसरण प्लेट सीमा यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर स्थित है। इसका मतलब दोस्तों जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, ये इधर आ रही हैं इधर, तो यानी इस वाले सीमा पर है। तो ये बहुत सही है दोस्तों। माउंट विसुवियस दोस्तों इटली का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये सही है। तीसरा वाले के देखो तो मध्य महासागरीय रीज के किनारे ज्वालामुखी समांतर पाए जाते हैं। तो वही बात है दोस्तों, दो प्लेटों के बीच जो होते हैं उन्हें दोस्तों ये मिड ओशियानिक रिज्ड बोला जाता है। तो ये भी वाला सही है।
तीन के तीनों आपके स्टेटमेंट सही हुए दोस्तों। यहाँ पर आप समझ गए होंगे पूरी बात को दोस्तों। आगे हम अगर देखें तो यहाँ आपको 82 वाले में पूछा जा रहा है। इसमें दोस्तों करें विचार करिए और बताइए सही क्या है। तो अगर हम देखें पहले वाले को, करें चंबल नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर में एक नाम है दोस्तों महू, यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, उन्हीं के गांव से ये चंबल नदी बहती है। तो आप लोग इसे याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है, मध्य प्रदेश के महू से। इसी महू में बाबा साहब का गांव है, तो यहां से उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, झारखंड, ये सही है। और तीसरे वाले में करें सुवर्ण रेखा नदी अरब सागर में गिरती है। नहीं भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सुवर्ण रेखा इसलिए नाम पड़ा है, इसके कणों में कहा जाता है कि सोने के कण पाए जाते हैं इसके मलबे में, इसलिए इसका नाम सुवर्ण रेखा पड़ा है। तो ये अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये वाला गलत हो गया, पहला दूसरा आपके सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आगे अगर हम 83 वाले में देखें तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ पर्वतमालाएं दे दी गई हैं, मिलाना है, और कुछ महाद्वीप हैं। तो कौन सी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है उसे मिलाना है। तो दोस्तों आप बड़े आसानी से मिला लेंगे। इंडीज कहाँ है, ये इंडीज विश्व की सबसे मतलब बड़ी के बारे में कहते हैं, ऊंची के बारे में बात नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। और आल्प्स दोस्तों जानते हैं यूरोप में है। रॉकीज कहाँ है, ये रॉकीज दोस्तों ये तो उत्तरी अमेरिका में है, और ड्रैकेंसबर्ग ये अफ्रीका में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ। ए वाला तो हमारा 4 पे गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही है। बी वाला 2 पर और डी 1 पर। बहुत अच्छा। आगे हम अगर देखें यहाँ पर 84 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल यानी उत्तर प्रदेश के जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, बताना है क्या सही है। तो पहला वाला अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में देखेंगे जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है दोस्तों, तो वहां पर ये विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बात वाला एकदम सही है आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा हम कह रहे हैं गोमती नदी यमुना की सहायक नदी। मेरे भाई हमारा जो गृह जनपद जौनपुर है गोमती नदी पर स्थित है, मुझे मालूम है यह यमुना की नहीं गंगा नदी का दोस्तों ये सहायक नदी है। तो अच्छी तरह से पता है ये वाला दोस्तों गलत हो जाएगा आपका। जहां 2 है आप काट सकते हैं। तो अब कौन होगा, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है। भूटान से नहीं मेरे भाई, नेपाल से लगती है। तो नेपाल से लगती है, याद रखेंगे। तो ये भी आपका गड़बड़ होगा, केवल ए सही हुआ आपका। दोस्तों अब हम देखते हैं ये प्रश्न 85 को। बहुत अच्छा कथन दे दिया है आपको, कारण दिया है, बताना है सही क्या है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहे हैं दोस्तों व्यापारिक पौने दोनों गोलार्धों में पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मान लीजिए ये हमारा ये पृथ्वी हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा पर कोरियोलिसिस बल 0 होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं कोरियोलिसिस बल बढ़ता जाता है। तो यही दोस्तों हवाएं तो चलती हैं दोस्तों विषुवत रेखा की तरफ, लेकिन कोरियोलिसिस बल के कारण उनको मोड़ दिया जाता है दोस्तों। कैसे? कोरियोलिसिस बल के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो दाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे इधर से आ रही है तो इधर से आ रही है, इसका दायां इधर हो जाएगा, इसलिए पश्चिम की ओर मुड़ गई। ये इधर से आ रही है, ये बायां और पश्चिम की ओर मुड़ना यानी अपने बाएं मुड़ेगी। आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, तो इसका मतलब ये पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो ये बात यहाँ पर यही लिखा है, कोरियोलिसिस बल के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बिल्कुल सही है, कैसे मुड़ती है वो आपने दिखाया। तो कथन कारण भी सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन यही ए वाला हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग अगर 86 वाले को देख लें तो आपको डाटा बेस्ड सवाल दिए गए हैं। वेटलैंड से संबंधित वेटलैंड और उनके राज्य के नाम दिए गए हैं। बताना है कौन सा सही नहीं है। ध्यान देंगे, इस बार पीसीएस हमारे 3 सवाल हड़बड़ी में से गलत हुए थे। मैं नहीं को ध्यान नहीं दे पाया था, उसको यस समझ लिया। तो पहला वाला देखें, सुरीनसर झील, ये क्या दिया है, वेटलैंड, यानी सुरीनसर वेटलैंड क्या हिमाचल प्रदेश में है? तो दोस्तों ये बात गलत है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये J&K यानी जम्मू कश्मीर में है, ये सुरीनसर में नहीं है। तो आप ये बहुत ज्यादा फेमस भी है।
तो ये एक हमारा गलत हो जाएगा, सॉरी, तो एक हमारा यानी ऑप्शन में एक रहना चाहिए, तो जहां एक नहीं है वो हमारा उत्तर नहीं होगा, उत्तर इसी दोनों में से होगा। हरिके बांध, दोस्तों हरिके बांध जानते हैं ब्यास और सतलज के संगम पर बनाया गया है हरिके बांध, और यहीं से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर को निकाला गया है इसी बांस, इसी हरिके बैराज से। तो ये बात बिल्कुल सही है, पंजाब में ही है, ये तो सही हो गया। तीसरा वाला कह रहे हैं अष्टमुडी, अष्टमुडी क्या केरल में है दोस्तों? तो ये बात आप लोग जानते हैं, अष्टमुडी केरल में है, ये बात तो भी सही है, तो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। रुद्र सागर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में है, रुद्र सागर पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों, ये त्रिपुरा में है। कहाँ है ये त्रिपुरा में है। तो गलत क्या हुआ आपका? 1 और 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी 86 का। आगे अगर हम देखें यहाँ 87 वाले में, तो फिर वही कथन कारण से एक एक से जबरदस्त सवाल है दोस्तों। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर देख लिया, आपको बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपकी तैयारी में धार लगाएगा। लेकिन बस दोस्तों बात यह है कि अगर आप रील्स के आदती नहीं है तो आप ही तभी आप झेल पाएंगे। चले देखते हैं, कथन को कह रहे हैं भारत में ग्रामीण से शहरी पलायन झुग्गियों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही फैक्ट करें दोस्तों। आजकल शहर में झुग्गियां का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियां होती हैं, जहां पर कुछ भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई वगैरह ढंग का नहीं होता है। तो वही बात है यहाँ पर। तो करें ग्रामीण से शहर पलायन झुग्गियों की वृद्धि का प्रमुख कारण है। जो झुग्गियां बढ़ रही हैं यही है, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, अवैध रूप से बस रहे हैं, तो इसीलिए झुग्गियों में वृद्धि हो रही। तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहे हैं भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के लिए अधिशेष किफायती आवास उपलब्ध हैं। अरे भाई, अधिशेष किफायती यानी सस्ता आवास उपलब्ध होते तो झुग्गियों में क्यों रहते? यानी महंगे और कमी है, यानी जो प्रवासियों के लिए जो आवास है शहरी क्षेत्रों में महंगे भी है और उनके लिए कमी भी है, अधिशेष नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं ऑप्शन है ए सही है, आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 का आपका सी होगा। आगे हम दोस्तों 88 वाले का अगर यहीं पर देखें, तो आपसे कह रहे हैं कि शहरी विकास योजनाओं और उनके प्रारंभ के मतलब वो कब प्रारंभ किए गए थे, क्रोनोलॉजी में इसे हमें सेट करना है। तो इसको हमें क्रोनोलॉजी बनाना है दोस्तों। देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, आप लोग जानते हैं मोदी जी ने कहा था 100 शहरों को हम स्मार्ट बनाएंगे। हालांकि अभी कोई दिख नहीं रहा है, देखते हैं कब तक बनता है। 2015 में आया था ये, और इसी समय दोस्तों इसी समय ये अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, जिसे अमृत कहा जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों 2015 में ये भी आया था। तो 2015 हम लिख देते हैं, अभी देखते हैं मिलाते समय। और दोस्तों अगर ये तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण यानी शहरों को नया करने का जो मिशन आया था ये 2005 में आया था। तो कब आया था दोस्तों? ये 2005 में आया था, इसे आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दोस्तों ये सबसे अंत में आया था, ये 2013 में आया था। तो इसे आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी वाला 2013 में। तो यानी सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले तो हम 3 को रखेंगे क्योंकि सबसे पहले यही काम हुआ था 2005 वाला। तो 3 सबसे पहले कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, तो इनको हम काट कर सकते हैं। 3 के बाद हमारा कौन आना चाहिए? 3 के बाद दोस्तों हमारा आना चाहिए 4। तो 3 के बाद 4 दोनों में है, और दोस्तों ये दोनों तो एक ही वर्ष आए थे, तो 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा एक ही समय पर ये दोनों आए थे, तो यहाँ पर ये क्लेरिफाइड नहीं हो रहा है, तो हम एक या सी को मान सकते हैं। आप लोग देख लेंगे क्योंकि दोनों में एक ही ये दोनों एक ही समय आए थे, तो इसमें डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं ये प्रश्न 89 वाले को, आपको कथन कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है। कथन है, कारण है, बताना है कि सही क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहे हैं पहले वाले में कथन में भारत के अधिकांश लोहा और स्टील उद्योग कोयला और लौह अयस्क खाद्यान्नों के पास से ही स्थित हैं। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अपने परिवहन लागत को बचाने के लिए लोहा और स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं, कोयला जहां कोयला आसानी से मिल जाए और जहां लौह अयस्क आसानी से मिल जाए उसी के पास अपना इंडस्ट्रीज लगाती हैं, जिससे इनको परिवहन लागत बच जाए। तो ये बात सही है। दूसरे कारण में कह रहे हैं कि ये उद्योग संसाधन उन्मुख होते हैं
और शहरी क्षेत्रों के निकट होना इनकी प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों के निकट नहीं है, इनकी प्राथमिकता ये है कि जहां हमें लौह अयस्क मिल जाए, जहां कोयला मिल जाए, जहां से हमारा परिवहन लागत न हो, ज़्यादा न आए, वहीं हम स्थापित करें। तो ये शहरी जरूरी नहीं है कि हम शहर में स्थापित करें। जैसे बोकारो वगैरह आप देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो कारण गलत हुआ, ए सही है, आर गलत हुआ आपका। 90 वाले में देखें दोस्तों, ये माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग कहीं न कहीं से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, यानी जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको रोकने का उन्होंने एक तरह का उपाय दिया था। ये इन्होंने माल्थस ने बताया कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है। ज्यामितीय रूप से मतलब 2 हो रही है, फिर 4 हो जा रही है, फिर 8 हो जा रही है, फिर 16 हो जा रही है। लेकिन हमारा खाद्य उत्पादन जो है वो अंकगणितीय रूप से बढ़ रहा है, यानी 2 हो रहा है, उसके बाद 4 हो जा रहा है, उसके बाद 6 हो रहा है, फिर ये 8 हो जा रहा है। इस तरह से खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है और जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है। तो इसका मतलब आने वाले समय में संसाधनों की कमी होगी, लोग लड़े झगड़ेंगे, आपस में मरे कटेंगे। तो उन्होंने दोस्तों 2 उपाय बताया था कि जनसंख्या कम करने का, या तो प्राकृतिक आपदा आए, लोग मर जाएं। बड़ा अजीब सा बात उन्होंने कहा था, प्राकृतिक आपदा आ जाए कोई, उससे लोगों की डेथ हो जाए, या तो दोस्तों दूसरा उन्होंने संयम का कहा, खुद संयम रखें और कम से कम बच्चा पैदा करें। तो ये उन्होंने बात किया था। यही बात यहाँ पहले वाले में है कि यह मानता है कि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय प्रगति में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्यामिति में। यही मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि यह जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के रूप में तकनीकी नवाचारों का समर्थन करता है। नहीं मेरे भाई, ये तकनीकी नवाचार नहीं, ये रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे ये माल्थस। ये कहे थे कि भाई ये नैतिक संयम से या प्राकृतिक आपदा से ही कि ये जनसंख्या को रोका जा सकता है। उन्होंने तकनीकी नवाचार का समर्थन नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाले में कह रहे हैं कि माल्थस ने विलंबित विवाह और नैतिक संयम, यस, विलंबित विवाह नहीं, लेट से शादी करोगे तो बच्चे की जो पैदा करने की जो औसत रूप से है वो कम हो जाएगा, और नैतिक संयम आपको भी रखना पड़ेगा। नैतिक संयम का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पर इसको नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो ये बात यहाँ पर सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आप समझ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यहां से हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न 91 वाला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हर एक एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है आपको। कथन में कह रहे हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, या भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से घट रही है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 1991 से भारत की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ कारण जो यहाँ पर दिया गया है कि कई भारतीय राज्यों में कुल प्रजनन दर यानी टीआरएफ प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा प्रजनन दर, जहां एक ऐसा प्रजनन दर जिसमें भारत की जनसंख्या घटे ना, उतने पर टिकी रहे। तो प्रतिस्थापन दर कितना तय किया गया है? 2.1, यानी दोस्तों प्रति महिला औसत रूप से 2.1 बच्चों को जन्म देगी, तब जाकर हमारी भारत की जनसंख्या उतने पर टिकी रहेगी, नहीं तो कम होती जाएगी। तो आप लोग जानते हैं, तमाम हिंदू संगठन वाले ये बात लोगों को बताते हैं कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, नहीं तो हम फलाने वाले से ज्यादा कम हो गए तो वो लोग हम पे हावी हो जाएंगे। तो ये बात सुनने में आपको आती होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही रखा गया है। अभी दोस्तों ये औसत रूप से जो टीआरएफ है यानी प्रजनन दर है वो 2 हो गया है। तो 2.1 रखा गया है, इसीलिए इसे कम बताया जा रहा है। तो इस समय कितना है राष्ट्रीय स्तर पर? ये 2 है टीआरएफ। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ 91 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों हम अगर यहाँ पर देखें 92 वाले को, तो यहाँ करें जिस देश की जनसंख्या पिरामिड की आकृति चौड़े आधार और संकरे शीर्ष हो, तो उस देश में संभवतः, यानी ये दोस्तों कह रहे हैं ये वाली पिरामिड का आकार यानी हमारा ऐसा हो सीधा, जिसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी में, तो ऐसा अगर होता है यानी आधार चौड़ा हो और शीर्ष सकरा हो, तो उस देश में संभवतः क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, पैदा तो बहुत हो रहे हैं लेकिन बड़े बड़े होते होते कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वहां स्वास्थ्य वगैरह सुविधाएं सही नहीं है, बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा है, और जब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बढ़ कम पा रहे हैं,
बड़े कम हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हर एक पुरुष पर ज्यादा बच्चे डिपेंड हो जा रहे हैं शुरुआत में। तो यही है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म दर अधिक और निर्भरता अनुपात अधिक हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, सोचते हैं कि हाँ ज्यादा बड़े बड़े होते समय इसमें से कई ठो मर जाएंगे, तो हमारे एक दो हमारे साथ रहने चाहिए, तो इसलिए ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, उन पर निर्भरता अनुपात ज्यादा रहती है बच्चों की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 वाले को 93 को अगर हम लोग देखें, जनगणना से संबंधित सवाल है। कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है। देखते ही आप समझ गए होंगे, यहां से सवाल अभी यूपी आरओ में पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है दोस्तों, 11,000 के आसपास है जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ज्यादा लोग हैं जनसंख्या घनत्व अधिक, कम लोग हैं कम। जैसे आपको बहुत बड़ा घर है उसमें कम लोग हैं तो जनसंख्या घनत्व तो कम है। और यहां पर जो बिहार का दिया गया है, बिहार का दोस्तों आप लोग जानते हैं 1106 जनघनत्व तो कितना है बिहार का, 1106 है। और इसके बाद दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का दोस्तों 1029 है, 1029 है यहाँ पर, ये आप जान लिए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है केरल वाला कि 860 है यहाँ। और उसके बाद चौथे नंबर का दोस्तों कहां पर है, ये चौथे नंबर का हमारे हिसाब से दोस्तों ये 828 है, यस 828 हो जाता है दोस्तों यूपी का। और ये सवाल दोस्तों पूछा गया था यूपी आरओ 2024 वाला जो लीक हुआ था पेपर उसमें। तो आप में कहां 1000 के ऊपर कहां देखने को मिला, 2 और 3 में, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। आगे अगर देख लिया जाए दोस्तों 94 वाले में, तो कह रहे हैं कि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर से अलग होती है, क्योंकि आपको बड़ा ही आसानी से आसान शब्दों में बता दें, इनका कहना है कि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर से अलग होती है। क्यों अलग होती है, जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए, वहां की जो एक्चुअल जो वहां महाराष्ट्र के मूल निवासी है उनकी जनसंख्या तो कुछ और है, वो प्राकृतिक जनसंख्या हो गई। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के कारण यूपी बिहार और अन्य राज्यों से लोग जाकर इतना ज्यादा बसे हुए हैं, उनको एक्चुअल रूप से देखा जाता है कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो डिफरेंस तो है ही, यही बात करें प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि से अलग होता है, क्योंकि दोस्तों माइग्रेट करके लोग गए हैं वहां पर। तो यही है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ये जन्म और मृत्यु के साथ ये प्रवास को भी शामिल कर लिया जाता है, यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रवास को भी शामिल किया गया है, वही मैंने अभी आपको बताया। आगे अगर हम लोग देखें 95 वाले को, तो यहां आपसे कह रहे हैं कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए सही क्या है हमारा ऑप्शन नंबर। तो पहला वाला देखें तो कह रहे हैं स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को जिसे भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाने जाते हैं, कहीं भी जाएं पेड़ काटे छाटे और जला दें उसको, वहां पर खेती करें, उपजाऊ अगर उसकी मतलब उर्वरता खत्म हो जाए तो कहीं और चले जाएं। तो दोस्तों इसे काटो और जलाओ यानी स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, बिल्कुल वही मैंने बताया अभी। यह आमतौर पर अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ तीसरे वाले में करें हैं, यह तीव्र गहन कृषि की एक आधुनिक पद्धति है। मेरे भाई गहन कृषि जानते हैं क्या होता है, जिसमें बड़ी लागत होती है, बड़े लेवल पर बड़े खर्चे के साथ उगाई जाती है बेचने उचने के लिए। तो ये गहन कृषि नहीं है दोस्तों, एक सस्ती प्रणाली है दोस्तों, जो लोग मतलब पारंपरिक कृषि है जो लोग करते हैं। तो ये ऑप्शन, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा आपका, केवल दो और एक और दो सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 96 वाले में, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वैश्वीकरण का दोस्तों मतलब विश्व को कनेक्ट करना, विश्व में जितने भी देश हैं एक दूसरे से कनेक्ट होना वैश्वीकरण का मामला है। तो वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष रूप से परिणाम नहीं है, यानी विश्व को एक गांव के रूप में देखना। तो समय संकुचन, तो यहां पर तो एक सेकेंड देखिए, प्रश्न 96 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कौन वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। तो प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है वैश्वीकरण का मतलब, यानी विश्व के सभी देशों का आपस में जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण कैसे होगा दोस्तों, यानी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए दोस्तों कम्युनिकेशन के माध्यम से। समय स्थान संकुचन दोस्तों, ये टेलीफोन वगैरह आ गया दोस्तों, कम्युनिकेशन आ गया, तो हम लोग जुड़ गए हैं इससे। संस्कृति के दोस्तों समरूपीकरण है, सभी संस्कृतियों का दोस्तों मेल है, इसके लिए ये वैश्वीकरण का है।
और विखंडित पहचान की राजनीति, तो ये भी है। बढ़ी हुई विवर्तनिक गतिविधि, तो विवर्तनिक गतिविधि इससे संबंधित नहीं है, यानी विश्व को कनेक्ट करने में इन्हीं तीनों की दोस्तों ये भूमिका है, प्रत्यक्ष परिणाम है। डी वाले की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आपको कथन और कारण से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, बताना है क्या सही है। कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरणीय प्रवासन में वृद्धि की है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, समझा दे पर्यावरणीय प्रवासन क्या होता है। यानी पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, उसके दुष्प्रभाव के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं, इसी को पर्यावरणीय प्रवासन कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही, बहुत सारे स्थानों पर बाढ़ वगैरह आती है, भूस्खलन ज्वालामुखी होते हैं, तो लोग छोड़कर भाग जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। समुद्र तल में वृद्धि, मरुस्थलीकरण और अत्यधिक मौसम घटनाएं निवास योग्य क्षेत्रों को कम कर देती हैं, वही बात मैंने अभी आपको बताया, तो बिल्कुल सही भी है। एक्सप्लेन भी कर रही है, तो आपका हो जाएगा ए होना चाहिए। तो यहां पर ये ए तो ऊपर ही दिया है, हम लोग कहां खोज रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 98 वाले में, तो यहां पर दोस्तों बंदरगाहों के प्रकार से रिलेटेड कुछ सवाल दिए होंगे, आप लोग इसे खूब पढ़े होंगे बंदरगाहों के प्रकार के बारे में, कौन सा सही है। तो एंट्रेपोर्ट, एंट्रेपोर्ट बंदरगाह वह केंद्र होता है जहां पर वस्तुएं बिना किसी प्रमुख प्रसंस्करण के पुनः निर्यात के लिए आयात की जाती हैं, यानी फिर से निर्यात करने के लिए मंगाई जाती हैं, उनको दोस्तों थोड़ा सा उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए बढ़ाकर उनकी दक्षता फिर से उसको निर्यात किया जाता है, बिल्कुल सही है। फेरी बंदरगाह छोटे जल मार्गों के पार यात्रियों और वाहनों को जोड़ता है। और ड्राई पोर्ट यानी शुष्क बंदरगाह नाम से ही लग रहा है, स्थल के अंदर स्थित होता है और बिना किसी समुद्री तट के कंटेनर परिवहन में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो तीन के तीनों आपके सही हो जाएंगे, यहाँ आपका जो ऑप्शन है तीन के तीनों सही हो जाएंगे। 99 वाले को अगर देखें हम, तो कह रहे हैं निम्नलिखित विकास दृष्टिकोणों के उनके उद्भव कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी में उनको हमें ये सेट करना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण, सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण और क्षमता दृष्टिकोण, वृद्धि उन्मुख दृष्टिकोण, सतत विकास दृष्टिकोण। तो ये कब आया था, जो विभिन्न दृष्टिकोण आए हैं इनको हमें मिलाना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सतत विकास वाला सबसे अंत में आया था, इतना तो आपको जरूर क्लियर होगा दोस्तों, ये 90 के दशक के बाद ये हमें दृष्टिकोण जानने को मिला होगा। तो ये हम मान लेते हैं दोस्तों 1990 के प्लस ये आया था, और ये तो यानी सबसे अंत में होना चाहिए था, ये सब बाकी इधर के रह जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको जो वृद्धि उन्मुख दृष्टिकोण दिया है, यानी जो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि से ही एक तरह से रिलेटेड था, तो ये 1950 के दशक से रिलेटेड है। और यहाँ दोस्तों क्षमता दृष्टिकोण की बात है, ये 1980 के दशक से रिलेटेड है, ये 1980 के दशक से। और बुनियादी आवश्यकताओं का जो दृष्टिकोण है दोस्तों, बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण 1970 से। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कौन हुआ, सबसे पहले तो यही तीसरा वाला आएगा, तो यानी इसी में से कोई उत्तर होगा। और उसके बाद कौन होगा, 50 के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा 70, यानी एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देख लें 100 वाले को, कह रहे हैं कौन सा कथन परीक्षा बांध के संदर्भ में सही है। तो परीक्षा बांध, इससे हमने ट्रिक याद किया, जब परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग हर माँ अपने बेटवा को आशीर्वाद देती है, तो यहाँ पर दोस्तों परीक्षा ये बेतवा हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ है, तो यह कहाँ है, यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी पर बना है और गंगा, ये गलत है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यही बी वाला होगा, यह झांसी जिले में बेतवा नदी पर निर्मित है और सिंचाई तथा ताप विद्युत उत्पादन दोनों में सहायक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ आपका। आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ 101 वाले को, तो कह रहे हैं बहुवाक्य प्रश्न, उत्तर प्रदेश की मृदाओं के संदर्भ में हमें कुछ डाटा दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कि कौन सा सही है, उत्तर प्रदेश की मृदाओं से संबंधित है। तो भूर मृदा समानतः ये तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे गोरखपुर और महाराजगंज वगैरह जो एरिया है वहां पर दोस्तों ये, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हुआ आपका। आगे दोस्तों अगर हम देखें दूसरा वाला, तो कह रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय रूप से भोंटा मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाती है, ये भोंटा मृदा बुंदेलखंड में नहीं बल्कि ये बघेलखंड या जैसे विंध्याचल जो एरिया है, विंध्याचल वाले क्षेत्र में वहां पाई जाती है, बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती है।
तो ये बात तो गलत हो गई, दो गलत हो गया, तो दो हम जहां है उसे काट देंगे तो आपका उत्तर अपने आप निकल आएगा। रेह यानी उसार मृदा क्षारी और बंजर होती है, बिल्कुल सही। तो आप लोग जानते हैं रेह से पहले लोग कपड़े वगैरह धुलते थे। आगे ये हो जाएगा तो क्षारी थी तभी ना कपड़े धुलते थे। कथन दिया है, कारण दिए हैं, पढ़ के बताइए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अक्सर सूखे से ग्रसित रहता है, बिल्कुल ग्रसित रहता है दोस्तों। इसका मूल कारण है कि थोड़ा अन्य चीजों की तरफ, अन्य जगहों की तरफ है। दोस्तों प्रश्न 102 में आपसे कहा जा रहा है, कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, पढ़ के बताइए सही क्या है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अक्सर सूखे से ग्रसित रहता है। बिल्कुल ग्रसित रहता है मेरे भाई। इसके कई कारण हैं कि एक पथरीली जमीन है यहाँ की, जो पानी बरसता है वो भूमि जाने की बजाय वो बह जाता है, इसलिए यहाँ भूजल स्तर हमेशा कम रहता है और यही सब यहाँ पर मामले हैं। और यहाँ पर अन्य की तुलना में बारिश भी कम होती है, सही है। कारण कह रहे हैं कि यह हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो मेरे भाई वर्षा छाया क्षेत्र में नहीं पड़ता है ये, यहाँ पर बस कुछ अपने अलग कारण है, वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर ये नहीं आता है। तो यहाँ पर ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही हुआ ये सही है और गलत है। अगर हम लोग ये प्रश्न 103 वाले को देखें तो आपको एक तरफ कुछ नदियों के नाम दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इनको हमें मिलाना है कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई सारा फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। देखिए यहां पर जो आपको दिया गया है यमुना, आप लोग जानते हैं यमुना की सहायक नदी कौन से, बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है, तो ये भी है। यहाँ दोस्तों ये टोंस भी दे दिया है, टोंस भी ये तो ये यमुना की सहायक नदी होती है, ये भी तो होती है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है और रिहंद ये सोन नदी की सहायक नदी। यहाँ घाघरा की कोई नहीं है, तो इसलिए आपको मैं मिलाकर बता दिया हूँ। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ दिए गए हैं, इसलिए ये दोस्तों ये यहाँ पर आप समझ जाइए, बस जान लीजिए हाँ सही है। आगे दोस्तों आगे चले हम लोग देखते हैं 104 वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य की सीमाओं के भीतर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो मेरे भाई मेरी गोमती ऑप्शन नंबर ए, यह पीलीभीत से ही निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश में ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही वो जो है विलुप्त हो जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। तो यहाँ यानी पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। आगे यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश में से किन शहर में से नहीं गुजरेगा। जो जानते हैं गंगा एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ बनाया जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज। तो मेरठ से प्रयागराज बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ से नहीं जाएगा दोस्तों, ये कहाँ से नहीं जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख कर ही समझ जाएंगे कि ये वाराणसी से तो नहीं जाएगा। वाराणसी यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये ए वाला यहाँ पर। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजर रहा है यूपी में। क्या गंगा एक्सप्रेसवे वाराणसी से भी गुजरेगा? तो दोस्तों हम लोग प्रश्न 105 वाले को देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, अभी दोस्तों ये बन रहा है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज, पहले मेरठ से प्रयागराज था, लेकिन अब दोस्तों इसका दूसरे चरण में प्रयागराज से वाराणसी को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों इस सब वाराणसी हो जाएंगे, प्रयागराज और अयोध्या तो है भी, लेकिन दोस्तों यहां पर ये लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ आप लोग जानते हैं ऑटोमेटिक वहां इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो अब ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये 106 वाले में।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोन नदी दोस्तों अभी बात आई थी यहाँ पर, सोन नदी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, विचार करके बताइए और सही उत्तर चुनना है। तो सोन नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में विंध्य पठार से होकर बहती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा आपका। ए आपको यहाँ तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है ये तो सही हो गया। आगे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या करें, यह गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। मेरे भाई बाएं नहीं, यह दाहिने, तो यहाँ पर बाएं नहीं, यह दाएं तट की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला तो आपका गलत हो जाएगा, जहां दो दो होगा आप काट सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक सी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी तीसरा सही है। सोन घाटी लेटेराइट खनिजों के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मतलब ईंट जैसी लाल। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ देखें ये 107वें वाले में, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर उस दिन मैंने बताया था भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15 हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, ये भारत के स्तर पर मैं बता रहा हूं, जो उस दिन आपको बता चुका था इसके पहले वाले पार्ट में। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांट दिया गया है, जिससे यह तय होता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उपयुक्त होती है, कौन सी फसल बोना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यही बात है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड जलवायु पाई जाती है, यानी शुष्क जलवायु आप लोग जानते हैं, ये बात तो सही है। उत्तर प्रदेश राज्य को 8 नहीं 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये बात भी यहाँ पर आपकी गलत हो गई। ये गलत हो गई, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा अभी तीसरा वाला देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये बात दोस्तों गलत है। आप लोग जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश से पूरब से पश्चिम जाएंगे आपको वर्षा की कमी देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में ज्यादा, फिर थोड़ा सा प्रयागराज आएंगे, जैसे जैसे आप पीछे पश्चिम साइड जाएंगे तो कम होती जाएगी, इसलिए राजस्थान में वगैरह में जाते हैं तो और कम हो जाती है। ये बात यहाँ गलत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में पूर्वी उत्तर प्रदेश तुलना में अधिक वर्षा नहीं कम वर्षा होती है। तो आपका केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे अगर देख लिया जाए यहाँ 8वें वाले में, तो कह रहे हैं अपर गंगा नहर प्रणाली, यानी ऊपरी गंगा नहर प्रणाली जिसे कहा जाता है, तो ये बहुत पहले बनाया गया था। आगे देखें यहाँ कह रहे हैं इसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़ के बताना है सही क्या है। तो पहले वाले को देखें तो यह ब्रिटिश काल में अकाल नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। यह नहर हरिद्वार बैराज से निकलती है, तो ये हरिद्वार से, यस उत्तराखंड से निकलती है, ये बात भी सही है यहाँ पर। और आगे आपसे कह रहे हैं कि इनमें से जल संसाधनों के समान वितरण के लिए उप नहर वितरिकाओं और लघु नहर का एक बड़ा नेटवर्क है, तो बिल्कुल सही है। सभी के सभी स्टेटमेंट आपके यहाँ सही हुए ऊपरी नहर से रिलेटेड। 9वें में कह रहे हैं 109 वाले में कि जिलों और उनकी प्रमुख कृषि, क्या करें जिलों, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा माइक गड़बड़ आ गई है मेरी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, जिलों और उनकी प्रमुख कृषि फसलों, एक सेकेंड यार, 109 वाले में क्या कह रहे हैं आपसे, कुछ आपको जिले दे दिए गए हैं और उनकी प्रमुख कृषि फसल दे दिए गए हैं, तो उनमें कौन सा मैच है, युग्मों पर विचार करके बताना है कि सही है गलत है। लखीमपुर खीरी आप लोग जानते हैं ये गन्ने फसल के लिए है। ललितपुर दोस्तों ये सोयाबीन से रिलेटेड है। बलिया कह रहे हैं कलात्मक यानी काला नमक, यहाँ पर काला होना चाहिए थे, काला नमक चावल। तो दोस्तों बलिया काला नमक चावल से नहीं है। काला नमक, एक काला नमक क्या है, एक चावल की ब्रांड है जिसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है, कि बुद्ध प्रसाद के रूप में सिद्धार्थ नगर में ऐसा चावल बांटे थे जब वो ज्ञान प्राप्ति करके सिद्धार्थ नगर में आए थे, तो वो चावल इसी चावल को प्रसाद के रूप में बांटे थे, इसीलिए इस काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर है ओडीओपी में भी यही है काला नमक चावल। तो सिद्धार्थ नगर आप लोग याद रखे रहेंगे, तो ये बलिया से नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। केवल एक दो आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सी वाला। आगे दोस्तों 110 वाले को अगर हम लोग देख लें, 110 वाले को, तो कह रहे हैं कि कथन ए का कारण आर, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र निम्न कृषि उत्पादकता दर्शाता है।
तो यस दोस्तों, पानी की कमी है तो भाई विंध्याचल वाले क्षेत्र में वर्षा कमी है, भूजल स्तर उतना बहुत लेवल उसका नीचे चला गया है, तो कृषि उत्पादकता कम तो रहेगी ही, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कारण देखें तो यह क्षेत्र मुख्यतः कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है और इसमें विस्तृत नदी जलोढ़ मिट्टी का अभाव है। यस, हमारे जो गंगा सिंधु मैदान की तरह जलोढ़ मिट्टी थोड़ी ना है उपजाऊ, वहाँ पथरीली भूमि है, सब चट्टानी एरिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों भी सही हैं और एक दूसरे के ये आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ए वाला। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं 111 वाले में। तो यहाँ मैचिंग से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए गए हैं, एक तरफ आपको शहर, दूसरी तरफ उद्योग। किस शहर में कौन सा उद्योग है? चमड़ा उद्योग, आप लोग जानते हैं, कान, हमारे कान में ही केवल चमड़ा है, तो याद कर लेंगे इसे। चमड़ा और टेनिंग उद्योग है। मुरादाबाद पीतल कार, अलीगढ़ ताले, फिरोजाबाद कांच और चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर सब सीधे सीधे मिले हुए, आपका ए हो जाएगा। आगे 112 वाले को देखें यहाँ, तो आपको कुछ नदियों दिए गए हैं, करें नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में उत्तर प्रदेश में प्रवाह के क्रम में मैंने व्यवस्थित करिए, यानी कौन सी नदी सबसे पश्चिम में बहती है, फिर उसके पूरब में कौन सी बहती है, उसके पूरब में। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे सबसे पश्चिम में कौन सी बहती है यहाँ पर, तो यमुना आपको सबसे पहले मिलेगी। यमुना दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है ये वहाँ पर है ये, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। नदियों के कुछ आपको नदियों का नाम दिया गया है, कह रहे हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में उत्तर प्रदेश में उनके प्रवाह के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनका जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिम में कौन बहती है, फिर उसके पूरब में कौन बहती है, फिर उसके पूरब में, ऐसे करके हमें ये मैनेज करना है यहाँ पर। तो दोस्तों देखेंगे सबसे उत्तर में हमारी ये यमुना नदी बहती है, तो दो हमारा सबसे पहले होना चाहिए, तो हम यहाँ से इनको इनको सामने से हटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा दो सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कौन नदी बहती है, आप देखेंगे ये सहारन वगैरह, ये यमुना नदी कहाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, ये बात तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो गाजियाबाद मेरठ आसपास वाले क्षेत्रों में ये हिंडन नदी वहाँ है, यानी ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तो एक और दो ये, और एक इसके बाद आपका ए वाला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दोस्तों गोमती आ जाएगी, आप लोग जानते हैं पीलीभीत से। फिर घाघरा, घाघरा दोस्तों इधर आके नेपाल वगैरह से निकलती है, फिर इधर कुशीनगर वगैरह यहाँ बहकर बिहार चली जाती है। तो इसका मतलब ये 4 पे होना चाहिए, ए हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे अगर 13 वाले को, तो कह रहे हैं कि कथन दिए गए हैं, उपयोग दिए गए हैं। तो खनिज और उसके उपयोग क्या हैं, तो खनिज और उसके उपयोग दिए गए हैं। चूना पत्थर ये कहां से हमें मिलते हैं, चूना पत्थर तो प्रश्न 113 वाले में आपको जो दिया गया है, यहां पर आपको पहले तो कुछ खनिज के नाम दे दिए गए हैं, फिर उनके क्या उपयोग हैं ये आपको दिया गया है, तो अब इसको मिलाना है अच्छे से। चूना और पत्थर का क्या उपयोग होता है दोस्तों, यहां पर चूना और पत्थर का आप लोग जानते हैं सीमेंट निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका होती है, तो ये वाला यहां पर चला आ जाएगा दोस्तों, ये यहां पर चला आएगा। ये वाला हमारा 3 पे गया, ए वाला 3 पे गया, तो ए 3 कहाँ है, कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है ऑप्शन ए वाले में, हमें उत्तर मिल गया बिना बाकी को पढ़े। तो ऐसे ही है, अब हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो है डोलामाइट क्या होता है दोस्तों, ये इस्पात और अग्निरोधक में इसका उपयोग होता है। बॉक्साइट का उपयोग दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग में होता है, और सिलिका रेत का उपयोग कांच और सेरेमिक में होता है। आगे अगर हम लोग देख लें 14 वाले को, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपसे उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर कार्बनिक विकास और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये तो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का, ये तो है। कृषि, जल, स्वास्थ्य और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बढ़ाना, ये भी है। जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च गति एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, तो मेरे भाई जहां जलवायु संवेदनशील है, बाढ़ साढ़ ये सब आते हैं, वहां उच्च गति एक्सप्रेसवे निर्माण नहीं करना है, तो ये बात यहाँ पर नहीं है।
ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सब सही है। तो आप समझ गए होंगे, बाकी ये भी सही होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 115 वाले में, तो जो आपसे कहा जा रहा है 115 वाले में क्या पूछा जा रहा है आपसे, कथन दिए गए हैं। कथन जब आप पढ़ेंगे फिर कारक पढ़ेंगे, तो कथन कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाल के दशकों में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिमी यूपी देखेंगे दिल्ली की तरह डेवलप है, जबकि पूर्वी यूपी वाला उतना डेवलप नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों हुआ डेवलप? दिल्ली एनसीआर के निकटता और विकसित आधारभूत संरचना इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। बिल्कुल, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये आपका उत्तर होगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र का योगदान के बारे में आपको दिया है, सकल सिंचित क्षेत्र के योगदान के बारे में। तो सिंचाई स्रोत वहां से उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के स्रोत हैं उसको घटते क्रम में, ये बात हम बचपन से पढ़ते आए, ट्यूबवेल में 66% सिंचाई हमारे उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से होती है, फिर उसके बाद 20 से 30% के आसपास नहर से होती है। तो 1 और 2 पहले आ जाएगा, फिर ये तालाब ड्रिप देखने से ही लग रहा है ये तीसरे पर हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा यही हमारा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें घटते क्रम पूछा गया है, तो सबसे अधिक जो होगा वो पहले रहेगा। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। 16 का आपका कौन हो जाएगा, बी। आगे अगर देख लिया जाए 17 वाले में, तो रेखीय बस्ती लीनियर बस्ती सबसे अधिक संभावना किस स्थान पर विकसित होने की होती है। तो ये रेखीय गति क्या होती है दोस्तों, किस स्थान पर ये ज्यादा विकसित होती हैं, इसके बारे में आपसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो दोस्तों सड़क नदी घाटी के साथ साथ, रेखीय मतलब जो लाइन की तरह होती है, यानी जैसे हाईवे गया तो आप लोग वहां देखेंगे लाइन से बस गए, नदी है तो उसके आसपास लाइन बस गए, रेलवे ट्रैक के आसपास लाइन से बस गए, तो ऐसे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ 18 वाले में आपसे कह रहे हैं कि कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मार्ग में नहीं आता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो गाजीपुर से लखनऊ को कनेक्ट है, जिसकी सपा सरकार में नींव रखी गई थी, बीजेपी सरकार में ये बना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो मेरे भाई देखने से लग रहा है ये मिर्जापुर थोड़ी ना है, मिर्जापुर कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये डी वाला नहीं है। आगे देखें दोस्तों, ये 119 वाला में देखें क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो सही क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये पीलीभीत में है। पीलीभीत यानी दूध सब पीते हैं, तो आप यहाँ से आपको कनेक्ट हो जाएगा, पी से पीना, दूध से दूध। तो पहले वाले में कह रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसे 1977 में स्थापित किया गया था। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1986 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन 86 में नहीं, 1987 में। इतना माइनर सा नहीं पूछना चाहिए, 1-2 साल इधर उधर हो जाता है, फिर भी आपको जब कोई चीज़ फैक्ट बेस है तो आपको मानना पड़ेगा। तो आगे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपका ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, सॉरी फोन आने से डिस्टर्ब हो गया। आगे देखें अगर दोस्तों हम लोग 20 वाले को देखें, तो आपको कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ है, एक तरफ जिला है। तो बड़ा ही सिंपल है, सूर सरोवर ये कहाँ पर, ये पटना, तो नाम से पटना लग रहा है, आपको लग रहा होगा बिहार में, लेकिन नहीं, यूपी का एटा जिला है, नाम एटा, पटना रिदम बन रहा है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। लाख बहुश्री पंछी अभ्यारण्य कन्नौज और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बहराइच, और आपका सूर सरोवर ये आगरा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ए वाला 2 पे आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर देखा जाए 21 वाले में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है पढ़ के क्या है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों के प्रदर्शन को 4 स्तंभ पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर आधारित है, बिल्कुल है। कर्नाटक एकमात्र राज्य था जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में आरक्षण मानकों को पूरा किया और न्याय प्रदर्शन शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। तेलंगाना 2025 में कारागार ढांचे की कमियों के कारण तीसरे स्थान से 11वें स्थान पर खिसक गया, बिल्कुल सही। चौथे आलिम कह रहे हैं यह रिपोर्ट आयोग द्वारा टाटा ट्रस्ट ऑफ अन्य थिंक टैंक के साथ मिलकर तैयार की है, तो दोनों सही है, सब के सब सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ, कितना बड़ा था लेकिन कोई दम नहीं था इसमें। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, ये
चौथा वाला 122 वाला, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो यहां पर एक सेकंड दोस्तों, तो क्या कह रहे हैं इसमें, आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो नाम सही लग रहा है, तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2000 फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है आपकी यहाँ पे। और आगे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दूसरे वाले में जो कह रहे हैं, इसका उद्देश्य भारत को 2025-26 तक तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाना है। ये भी सही है। यह मिशन केवल पारंपरिक वस्त्रों पर निर्भर है, नहीं मेरे भाई, मॉडर्न कपड़ों पर भी है, पारंपरिक कपड़ों के लिए केवल नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हुआ आपका, केवल 1-2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे अगर देखा जाए दोस्तों 23 वाले में कह रहे हैं कि 2025 में शुरू की गई पीएम युवा 3 योजना जो थी, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यह योजना भारत के युवा साहित्यिक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई थी। तो ये बात यह सही है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 में जो पीएम युवा 3 योजना शुरू हुई थी, उसके संबंध में कथन कौन सा सही है। तो कह रहे हैं कि यह योजना भारत के युवा साहित्यिक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो बिल्कुल यह योजना 25 वर्ष से कम एज के लेखकों को लेखन और प्रकाशन में संरक्षित सहायता प्रदान करती है। तो यह इसके लिए तो दोस्तों ये तो नहीं है, यहाँ पर ये दूसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। 30 वर्ष से कम दोस्तों यहाँ पर होना, ये है यहाँ पर दिया है ना कि 30 वर्ष से कम लोगों को, ये सब लेखकों और 30 जिनकी एज 30 से कम है उन लेखकों और प्रकाशकों को संरक्षित सहायता प्रदान करनी है, इसलिए गलत हुआ। युवा शब्द का फुल फॉर्म दिया है यहाँ, यूथ अपलिफ्टमेंट विया आर्ट्स, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल। तो यहां पर ये हो जाएगा यहां पर। और दोस्तों यहां तीसरे वाले में कह रहे हैं कि युवा, जो यहां पर युवा है, युवा का फुल फॉर्म यहां पर ये दे दिए हैं, यूथ अपलिफ्टमेंट विया आर्ट्स, जो कि दोस्तों गलत है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है कि यंग 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 अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका केवल एक सही हुआ, आपका यहां पर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी केवल ए। तो आप समझ गए होंगे यहां पर 22 का। तो आपका यहां सही किया हुआ केवल ए, यानी ऑप्शन बी सही हुआ। आगे दोस्तों 124 वाले को देखें तो करें, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ मनोज सोनी तो पहले ही थे, इनको नहीं, प्रदीप कुमार जोशी नहीं है, अजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। तो आगे देखें हम लोग 25 वाले में, तो कह रहे हैं दोस्तों यहाँ निम्नलिखित में से किसे 2025 में ऑडी इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑडी इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त जो किया गया था, ये नीरज चोपड़ा को किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें अगर, तो कह रहे हैं हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था ताकि बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, पहचान, संरक्षण दिया जा सके। तो अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे 27 में कह रहे हैं कि जीआई टैग और राज्य की जोड़ियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों सांगरी बीन राजस्थान से संबंधित है, ये सही है। उमालसाड़ चीकू ये गुजरात से संबंधित है, ये भी तो सही है। लेकिन अभी हमें गलत ढूंढना है, गलत भाई कौन सा है यहाँ पर। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट नाम सही लग रहा है, यह कपड़े की छपाई संबंधित है अहमदाबाद में। तो शुरू के 3 सही हैं, चौथा वाला ये गलत है। रिगनाई पाछरा पारंपरिक पोशाक जो है कपड़ा है दोस्तों, यह मिजोरम से संबंधित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिजोरम संबंधित नहीं है। यह दोस्तों जो है ये मतलब जो है, एक सेकंड, ये त्रिपुरा से है, यस त्रिपुरा से है।
ये ऑप्शन डी वाला ये मिजोरम से नहीं त्रिपुरा से है। आगे अगर हम 28 वाले को देखें, करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किसे किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा, सौम्या स्वामीनाथन नहीं, ये पद्मा लक्ष्मी जो इंडियन अमेरिकन एक मॉडल हैं। आगे दोस्तों देखा जाए 29 वाले में, तो कह रहे हैं कि किस राज्य और उनके राज्यपाल को सही ढंग से मेल खा रही है? तो मणिपुर में अजय कुमार भल्ला, यस ऐसे याद कर सकते हैं आप। मिजोरम में बीके सिंह, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान, केरल में ये अब्दुल नाजिर नहीं है दोस्तों, यही बात यहाँ पर, ये वाला तो यहाँ पर गलत है। आप लोग अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा केरल वाले में दोस्तों, तो वहां पर ये नहीं है। केरल वाले में दोस्तों विश्वनाथ अर्लेकर हैं, वी अर्लेकर जिन्हें कहा जाता है, वी अर्लेकर, वो इस समय वो हैं। तो आपका यही गलत हो जाएगा डी वाला। आगे देखें 30 वाले में, तो करें भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों सी वाले में देखें 31 वाले में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे हम युद्ध अभ्यास कहते हैं, जो 2025 में हुआ, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत के कहाँ हुआ था? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ था। और कहाँ आयोजित की गई और भारत की किस सैन्य शाखा ने भाग लिया? तो भारतीय सेना ने भाग लिया। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 32 वाले में कह रहे हैं कि इंटरपोल से संबंधित आपको सवाल दिया। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल टेररिज्म पुलिस, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद होता है उसको मैनेज करने के लिए ये इंटरपोल का काम होता है। तो यही है, इंटरपोल का मुख्यालय आप लोग जानते हैं फ्रांस के लियोन में है, सही है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, ये बात तो गलत हो गई, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हुआ। किरीबाती वर्ष 2023 में इंटरपोल का 94वां सदस्य बना, सही है। आगे देखें 33 वाले में, तो कह रहे हैं 19वें G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन के बारे में बताइए। तो यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बिल्कुल सही। सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह था, ये सही है। इसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति नहीं पीएम किए थे, इतना बड़ा बढ़िया मौका पीएम छोड़ने वाले हैं। तो 1-2 केवल आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 और 2। आगे अगर देखें प्रवासी भारतीयों का जो सम्मेलन होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 जो हुआ था, तो इसके बारे में दिया है, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गांधी जी इसी 9 जनवरी को ही 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो उसी दिन को याद करने के लिए 9 जनवरी को ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासियों को भारत से कनेक्ट करने के लिए, उनकी मातृभूमि से कनेक्ट करने, उनको अपनापन एहसास दिलाना, उनके योगदान को, भारत में उनका क्या योगदान है उसके लिए। तो हर 2 साल पर यह मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया, बिल्कुल। मुख्य अतिथि सिरिल रामाफोसा थे, ये भी वाला सही है, यहाँ पर ये भी सही है। और ये दोस्तों ये दूसरा वाला यहाँ पर ये गलत है। ये इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि ये रामाफोसा ये तो नहीं थे दोस्तों। यहाँ पर जो थे दोस्तों वो कांगालू करके थे, जो मतलब कहीं के थे, लेकिन कंगारू टाइप का नाम था, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन ये नहीं थे। आप एक बार सर्च कर लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई, तो यस ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों, यही है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक एक विशेष पर्यटक ट्रेन की दोस्तों हरी झंडी दिखाई थी मोदी जी ने। 1 और 3 सही हो जाएगा। 35 वाले में देखें तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा अभियान, भारत ब्रह्मा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहां भारत ने मानवीय सहायता दी थी, तो भूकंप के मानवीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी। 36 में दोस्तों देखें नीति आयोग का प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में दिया है, तो ओडिशा टॉप पर रहा था, आप लोग पढ़े होंगे इसे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसके संबंध दिया है तो अरविंद पनगड़िया है, ये यारो में पूछा गया था दोस्तों 2025 वाले में, सही है। यह सूचकांक वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन पर आधारित है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है, ये भी सही है, नो डाउट। ओडिशा ने 18 राज्यों में सर्वोच्च स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, ये भी मैंने पहले बताया, सही है। तीनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा।
37 में दोस्तों जो है निम्नलिखित योजनाओं को आरंभ वर्ष कब हुआ था उसके हमें बताना है कौन सा गलत है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 जानते ही है, आपको मिलता होगा। वनधन योजना दोस्तों ये 2018 में, स्वामित्व 2020 में। पीएम आशा जो थी दोस्तों यही इसमें गड़बड़ है, क्योंकि शुरुआत के 3 हम क्लियर हैं, तो ये इसका मतलब गड़बड़ तो यही होगा दोस्तों। क्यों गड़बड़ है यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों यहाँ जो नाम दिया गया है पीएम आशा, ये आशा का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये दोस्तों 12 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था, 17 में नहीं शुरू किया गया था ये, तो 2018 में ये शुरू किया गया था। आगे अगर देखें तो 38 में जो आपसे पूछा जा रहा है पंचामृत योजना, उत्तर प्रदेश की एक योजना है गन्ने से रिलेटेड, तो आप यहाँ से तुरंत पंचामृत, गन्ने को हम पेरते हैं तो पंचामृत रस निकलता है। आगे देख ले अगर हम लोग 39, गूगल ने अपना सबसे बड़ा भारतीय कार्यालय परिसर अनंतनाग से किस शहर में खोला है? तो ये खोला है दोस्तों यहाँ पर ये बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में खोला है। आगे देखें यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों नासा के पहले मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है नासा के पहले? तो ये डेविड साल्वेगनी, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आगे अगर 41 वाले को देखें तो कौन सा भारतीय ग्रंथ हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। आगे देखें तो 42 वाले में जो कह रहे हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में जो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड की 72वीं प्रतियोगिता हैदराबाद भारत में आयोजित की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये हैदराबाद के तेलंगाना में, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। दूसरे वाले में कह रहे हैं थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांगश्री ने विजेता खिताब जीता था, बिल्कुल सही। थाईलैंड की इस प्रतियोगिता में यह पहली जीत हुई थी, ये भी सही है। तो सब के सब सही है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, यानी सभी। आगे देखें हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखें 43 वाले में कह रहे हैं वर्ष 2024 में हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों 59वां जो दिया गया ये तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, लेकिन दोस्तों अगर यही जो अभी इस बार पीसीएस में 58वां पूछ लिया था, 58वां दोस्तों किसको दिया गया था? जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार को दिया गया था। गुलजार को हिंदी और संस्कृत में साहित्य के लिए, और जगत गुरु को संस्कृत, गुलजार को मतलब उर्दू और हिंदी के लिए, और जगत गुरु को संस्कृत के लिए। तो ये भी याद रखे रहेंगे, एक साल पहले का भी आपसे पूछा जाता है। मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनुगम और अरुल डी कूज करके हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, अनुरुगम और अरुल डी कूच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों 145 में जो दिया है समर्पण दिवस, समर्पण दिवस दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको होना चाहिए 10 फरवरी, तो यहाँ पर तो नहीं है, ये 10 फरवरी नहीं होना चाहिए, ये 11 फरवरी, यस 11 फरवरी को ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और उसी पर ये बना है। आगे देखें हम लोग 46 में जो कह रहे हैं कि नासा द्वारा प्रस्तावित पंच एक गाड़ी भी होती है। पंच मिशन दोस्तों क्या है? पंच मिशन दोस्तों सूर्य के जो बाहरी परत कोरोना होती है तो उसकी जांच अध्ययन वगैरह करने के लिए बनाया गया था। तो सूर्य के बाह्य वायुमंडल और सौर हवाएं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बनाया गया है? भाई नमो घाट, वाराणसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 30 मई 2025 को फ्लोटिंग घाट वहां पर जो था दोस्तों, इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर होगा तो ऊपर हो जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक्सप्लेन करने में, ये करंट से रिलेटेड है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आप लोग जानते हैं मातृत्व अधिकार, जब महिलाएं माँ बनती हैं तो उनको छुट्टी देने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये मातृत्व अवकाश का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि हाल ही में कॉस्मस 482 क्या है? तो दोस्तों ये
एक सूर्य का अध्ययन करने वाला उपग्रह, एक चंद्र अवशेषण तो नहीं है यहाँ पर, ये तो नहीं है दोस्तों, और सूर्य का अध्ययन करने वाला उपग्रह ये भी नहीं है। सोवियत युग का शुक्र ग्रह लैंडर, यस दोस्तों, जब 70 के दशक में जब सूर्य का मतलब रूस का विभाजन नहीं हुआ था, जिसे हम लोग कहते थे दोस्तों सोवियत संघ, तो सोवियत संघ के द्वारा शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा था, उसी से संबंधित है कॉस्मस 482। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए शुरू की गई थी या आरंभ किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? ये नई दिल्ली के दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस घर घर जाएगी, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं पता करेगी भाई क्यों छोड़ दिए, क्या समस्या थी तुम्हारी, तो उसको निदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो आपकी ये चौथी टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, चौथी टेस्ट सीरीज का पार्ट भी जो बचा था जियोग्राफी में, हम लोगों ने उसको बेहतरीन तरीके से देख लिया है। आगे दोस्तों हम लोग नई टेस्ट सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे, तो आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जो है